ठीक है, तो हाइपोमोबिलिटी जो है जॉइंट की, आपके ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी की मैनेजमेंट के 3 फेजेस होते हैं। प्रोटेक्शन फेज, ठीक है, फेज 1 प्रोटेक्शन फेज, फेज 2 कंट्रोल्ड मोशन फेज एंड फेज 3 इज रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शनल फेज। प्रोटेक्शन फेज में हमारे जो है ट्रीटमेंट के 2 गोल होते हैं। एक तो ये होता है, फर्स्ट गोल हमारा ये होता है कि हमें पेन को, एडिमा को और जो है वो जो मसल गार्डिंग या मसल वेस्टिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। और सेकंड गोल हमारा होता है जो जॉइंट में मोबिलिटी अवेलेबल है उसको मेंटेन करके रखना होता है, और वहां पे जो सॉफ्ट टिश्यू इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। इनिशियली क्योंकि हमें जो है पेन को और एडिमा को कंट्रोल करना है या मसल गार्डिंग को कंट्रोल करना है, तो वहां पे हम वही राइस प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, ठीक है। जॉइंट को इमोबिलाइज कर देते हैं स्लिंग के साथ, स्लिंग या कोई सपोर्ट पहना के जॉइंट को इमोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप नियर बाय जॉइंट्स जो है वहां उनकी जो है एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवा देते हो पहले ही दिन से, ठीक है। नियर बाय जॉइंट्स में आपका शोल्डर के नियर बाय जॉइंट्स आपके सर्वाइकल जॉइंट है, नीचे जो है डिस्टली आपका एल्बो रिस्ट, ठीक है। तो जो नियर बाय जॉइंट्स है आपका सर्वाइकल, एल्बो, रिस्ट, उसकी आप एक्सरसाइजेस जो है वो पहले दिन से ही स्टार्ट करवा देते हो। शोल्डर जॉइंट की सिर्फ आप पैसिव और असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाओगे, वो भी पेन फ्री रेंज में, ठीक है। बाकी नियर बाय जॉइंट्स की आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हो। उसके अलावा प्रोटेक्शन फेज में जो है आप जॉइंट ऑसिलेशंस दे सकते हो, सर्वाइकल की भी, शोल्डर की भी, ठीक है। जॉइंट ऑसिलेशन मतलब मोबिलाइजेशन जो आप लोगों को काफी सिखाई थी, शायद शोल्डर की तो सिखा दी थी, सर्वाइकल का भी आइडिया दे दिया था। लास्ट जो है आपने मैनुअल थेरेपी सब्जेक्ट में ये सारी मोबिलाइजेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ग्रेड 1 एंड 2 में जो है हम शोल्डर की भी और सर्वाइकल की दोनों की जो है वो जॉइंट ऑसिलेशंस दे सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 1 और 2 में क्यों? क्योंकि पेशेंट इस वक्त पेनफुल कंडीशन में है, बहुत ज्यादा पेन के साथ आया हुआ है, तो पेन में हमेशा हम फर्स्ट और सेकंड ग्रेड ही अप्लाई करते हैं, थर्ड फोर्थ ग्रेड में नहीं जाते हैं, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है, पेनफुल कंडीशन में है, तो आप ग्रेड 1 एंड 2 जॉइंट ऑसिलेटरी मूवमेंट्स दे सकते हो सर्वाइकल और शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी कर सकते हो। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन किसकी करोगे? ग्लेनोह्यूमरल जो है वो उसके क्या कहते हैं, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे जो भी मसल्स आ रहे हैं उसकी कर सकते हो, आपके सर्वाइकल रीजन की कर सकते हो, और आप पेरीस्केपुलर रीजन की करवा सकते हो, ठीक है। तो पेशेंट के पेरीस्केपुलर रीजन, सर्वाइकल और जो भी आपके शोल्डर जॉइंट के मसल्स आ रहे हैं उसकी सॉफ्ट टिश्यू जो है मोबिलाइजेशन भी करवा सकते हो इन फर्स्ट या प्रोटेक्शन फेज, ठीक है। एक दफा अगर पेन और जो है एडिमा कंट्रोल हो जाएगा इनिशियली, ठीक है, तो उसके बाद हम जो है फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता हम जो है एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं, वरना इनिशियली सिर्फ और सिर्फ हम जो है पैसिव और असिस्टेड थोड़ी बहुत रेंजेस करवा रहे होते हैं शोल्डर की, बाकी हम जो है मोबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं देते, हम उसको रेस्ट में रखते हैं, ठीक है। जब पेन कंट्रोल हो जाएगा तो फिर जो है आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ आगे बढ़ोगे। शोल्डर की बात करें, नियर बाय जॉइंट्स की तो आप शुरू से ही एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा रही थी, ठीक है, वो हम करवाते हैं। बाकी शोल्डर जॉइंट की इनिशियली जो है जब तक पेन है, जब तक एडिमा है, तब तक हम पैसिव और एक्टिव असिस्टेड करवा रहे थे। जब पेन एडिमा कंट्रोल हो जाएगा तो फिर हम जो है वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है पैसिव जॉइंट डिस्ट्रैक्शन दे सकते हो पेन एडिमा कंट्रोल होने के बाद, मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एक तो आप मोशन की तरफ आए हो, दूसरा जो है आप क्या करोगे, जॉइंट डिस्ट्रैक्शन दे सकते हो पैसिवली, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट करेगा, ये पेशेंट खुद या खुद नहीं करेगा, मतलब कोई वेट वगैरह पेशेंट को नहीं देंगे कि वेट वगैरह हाथ में पकड़ के जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करे, जैसे एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं, पैसिवली करवाओगे, फिजियोथेरेपिस्ट करेगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? आपको पता है कि दो जॉइंट सरफेसेस होती हैं, उनको एक दूसरे से जो है वो दूर करना होता है, डिस्ट्रैक्ट करना होता है, तो पैसिव डिस्ट्रैक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि जो हाइपोमोबिलिटी आ रही है जिस वजह से, मतलब मोस्टली रीजन यही होता है ना कि बोन्स आपस में जो है वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, आर्टिकुलर सरफेसेस आपस में टकरा रही होती हैं, तो वहां पे आप डिस्ट्रैक्शन दे के उसको थोड़ा सा जो है वो ट्रैक कर सकते हो,
ताकि वहां पे जो है मोबिलिटी इजी हो। ठीक है, तो पैसिव डिस्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ग्रेड 1 एंड 2 में। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन के भी ग्रेड्स होते हैं, जिस तरह से मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन आप अप्लाई करोगी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में। ठीक है, उसके अलावा प्रोटेक्शन फेज में आप पेंडुलम एक्सरसाइजेस करवाओगे। ठीक है, पेंडुलम एक्सरसाइजेस आगे मैं आपको दिखाऊंगी, सारा एक्सरसाइजेस का पोर्शन है, मोस्टली तो पता होगा आप लोगों को पेंडुलम एक्सरसाइजेस क्या होती है। उसको कॉडमैन एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेंडुलम या कॉडमैन एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे पेशेंट को, बट विदाउट वेट। ठीक है, पेंडुलम या कॉडमैन एक्सरसाइजेस करवाएंगे प्रोटेक्शन फेज में, बट विदाउट वेट। ठीक है, और शोल्डर की जेंटल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करवा सकते हैं इस फेज में, अगर पेशेंट जो है वो मतलब इस कंडीशन में स्टेबल है तो ही, वरना बहुत केयरफुल रहना होता है इस फेज में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाने के, मतलब एक्सरसाइज करवाने की तहत। उसके अलावा फिजियोबॉल सिक्यूज एक्सरसाइज, आपने फिजियोबॉल देखा होगा, पेशेंट को कहते हैं कि उसको हाथ में दबाएं छोड़ें। ठीक है, तो फिजियोबॉल सिक्यूज एक्सरसाइजेस हम जो करवा रहे होते हैं। ये सारी चीजें हम जो है फर्स्ट फेज में पेशेंट के ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं। ठीक है, क्या क्या था उसमें, सबसे पहले हमने उसको रेस्ट दी थी इमोबिलाइजर या स्लिंग के थ्रू। ठीक है, नियर बाय जॉइंट्स की हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा, और जो है आप शोल्डर जॉइंट की पैसिव और एक्टिव असिस्टेड इनिशियली करवा रहे थे। ठीक है, पेन एडिमा कंट्रोल हो जाता है तो फिर आप जो है एक्टिव की तरफ जा रहे थे। उसके अलावा आप ऑसिलेटरी मूवमेंट्स दे रहे थे, मतलब जॉइंट ऑसिलेशंस या मोबिलाइजेशन दे रहे थे, सर्वाइकल की भी शोल्डर की भी ग्रेड 1 एंड 2 में। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू जो है मैंने कहा था मोबिलाइजेशन कर सकते हो, पेरिस्केपुलर रीजन की, जॉइंट पे जो मसल्स आ रहे हैं उसकी, और जो है आपके क्या कहते हैं सर्वाइकल रीजन। ओके जी, तो ग्रेड 1 टू ऑसिलेटरी मूवमेंट्स, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। उसके अलावा मैंने बताया कि पैसिव जॉइंट डिस्ट्रैक्शन दे सकते हो ग्रेड 1 2 में। ठीक है, और पेंडुलम एक्सरसाइजेस करवा सकते हो बट विदाउट वेट। ठीक है, और फिजियोबॉल सिक्यूज एक्सरसाइज और जेंटल रेजिस्टेड एक्सरसाइज अगर पेशेंट स्टेबल है तो, और अगर आप एक्सपर्ट हो, आप श्योर हो कि आप सही करवा लोगे और आप कॉन्फिडेंट हो पेशेंट की कंडीशन को लेके, तो ही करवाओगे। ठीक है, ये हमारे प्रोटेक्शन फेज का ट्रीटमेंट है, या जो है फर्स्ट फेज का ट्रीटमेंट है। ठीक है, जब पेशेंट का पेन कंट्रोल हो जाता है, एडिमा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, अब पेशेंट काफी स्टेबल है, तो फिर आप सेकेंड फेज की तरफ जाते हो। सेकेंड फेज जिसको हम कंट्रोल्ड मोशन फेज कह रहे हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करवाते हो, सबसे पहले तो जॉइंट मोबिलाइजेशन आप कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, फर्स्ट फेज में भी हम लोगों ने जॉइंट मोबिलाइजेशन स्टार्ट करवा दी थी। फर्क सिर्फ ये होगा कि फर्स्ट फेज में आप ग्रेड 1 एंड 2 में मोबिलाइज कर रहे थे, सेकेंड फेज जो आपका कंट्रोल्ड मोशन फेज अभी हम स्टार्ट मतलब करवाने जा रहे हैं जैसे पेशेंट को, आप थर्ड ग्रेड में आ सकते हो। ठीक है, फोर्थ ग्रेड में भी जा सकते हो। आपको पता है मोबिलाइजेशन के टाइप्स होते हैं, जिस तरह ग्रेड होते हैं 1 2 3 4। अच्छा, कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे कि सस्टेन मोबिलाइजेशन भी हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेशेंट को हमने मोबिलाइज किया और उस पोजीशन में हम सस्टेन करके रखते हैं। ठीक है, कोई मतलब कि ऑसिलेटरी मूवमेंट्स नहीं दे रहे होते पेशेंट को, मोबिलाइज किया, और ये जो हम ऑसिलेशन दे रहे हैं ये ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन है। एक होती है सस्टेन मोबिलाइजेशन की, जैसे कि हमें जो भी मोबिलाइजेशन देनी है, पीए एपी जो भी, हम उस डायरेक्शन में ले और मोबिलाइज करके हमने सस्टेन करके रख दिया जितने भी टाइम के लिए, मतलब कि कुछ सेकंड्स के लिए, जो भी आप जिस भी चीज को फॉलो कर रहे हो, मेटलाइन को फॉलो कर रहे हो, मैकेंजी को फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से हर किसी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। बहरहाल अगर तो आप फेज 2 में सस्टेन्ड मोबिलाइजेशन दे रहे हो तो ग्रेड 3 में दोगे, अगर ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन दे रही हो तो 3 और 4 दोनों ग्रेड्स में दे सकते हो। ठीक है, ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन दे रहे हो तो थर्ड फोर्थ ग्रेड दोनों में दे सकते हो, और अगर सस्टेन्ड मोबिलाइजेशन दे रहे हो तो सिर्फ ग्रेड 3 तक जाओगे, इससे ज्यादा नहीं जाओगे सेकेंड फेज में। अच्छा, उसके अलावा सेकेंड फेज में हम ट्रांसफर मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं।
ठीक है। ट्रांसफर मोबिलाइजेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी शायद सर्वाइकल में, ये जो है आप जो है स्पाइनस प्रोसेस जो होता है, ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस का सेंटर टिप है, ये उसकी लेटरल साइड है। मैंने कहा था कि लेटरल साइड पे थंब की प्लेसमेंट करते हैं और ट्रांसफर डायरेक्शन में, ठीक है, लेटरल साइड पे थंब की प्लेसमेंट करके ट्रांसफर डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। ये होती है ट्रांसफर जो है मोबिलाइजेशन। तो इसमें इस फेज में आप ट्रांसफर मोबिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली पेशेंट बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तो वो शायद आपको अलाउ नहीं करेगा टुवर्ड्स पेन जो है मूव करने में, ठीक है। तो इनिशियली आप क्या करते हो, अपोजिट टू द पेन ट्रांसफर मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रहे होते हो। जब पेशेंट का कॉन्फिडेंस आप गेन कर लेते हो, या फिर जब आपका समझते हो कि पेशेंट का पेन कम हो गया है, देन आप पेन की तरफ जो है वो मोबिलाइज कर सकते हो। पेन की तरफ और अपोजिट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर राइट शोल्डर में पेन, ठीक है, राइट शोल्डर में पेन है तो वहां सर्वाइकल की ट्रांसफर मोबिलाइजेशन करवाओगे। उसमें आप क्या करोगे, पेशेंट को जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो पेशेंट इनिशियली बहुत पेनफुल होता है, तो आपको अलाउ नहीं करता। तो इनिशियली आप क्या करते हो, मतलब पेनफुल साइड से अपोजिट जाते हो, यहाँ से आप ट्रांसफर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे लेफ्ट की तरफ। जब पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे या पेन कंट्रोल हो जाएगा, देन आप टुवर्ड्स द पेन जाते हो, ठीक है। तो ट्रांसफर टेक्निक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ग्रेड 3 तक जा सकते हो। और उसके अलावा एंड ऑफ रेंज टेक्निक हम करवाते हैं। इसकी आप अगर आप लोग के पास बुक खुले हुए हैं तो आप फिगर खोल सकते हैं 17.20। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से वो करवाते हैं। एंड ऑफ रेंज टेक्निक किसको कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये वाली टेक्निक भी हम करवा सकते हैं फेज 2 में, ठीक है, जिसको एंड ऑफ रेंज टेक्निक कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि पेशेंट जो होता है वो सुपाइन लाइन में होता है, ठीक है, पेशेंट सुपाइन लाइन में होता है, और जो है हम थेरेपिस्ट जो होता है अपने हाथ से जो है पहले जो है ह्यूमरस को एक्सटर्नली रोटेट कर रहा है, ठीक है, देन जो है वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसने अपने हाथ से जो है वो ह्यूमरस को एक्सटर्नली रोटेट किया हुआ है, और देन जो है हम उसको ज्वाइंट को डिस्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एंड ऑफ रेंज टेक्निक कहलाती है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं समझ क्लियर नहीं आ रही पिक्चर, तो आप अपने बुक की पिक्चर नंबर 17.20 खोल के देख सकते हो, ठीक है। उसमें ये फिगर क्लियर है, जिसमें क्या है कि पेशेंट सुपाइन लाइन में है, थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को जो है वो ह्यूमरस से होल्ड करता है और एक्सटर्नली रोटेट करके, ह्यूमरस से होल्ड करके पहले एक्सटर्नली रोटेट करेगा एंड देन जो है वो डिस्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ह्यूमरस से होल्ड करके पहले एक्सटर्नली रोटेट करेगा। ये जो हम बाहर की तरफ मोड़ रहे हैं ये एक्सटर्नली रोटेशन है, ये जो हाथ से पकड़ के अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं ये इंटरनल रोटेशन है। तो पेशेंट को क्या करेंगे, हम एक्सटर्नली रोटेट करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एंड ऑफ रेंज टेक्निक, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेल्फ मोबिलाइजेशन किस तरह से करवाते हैं, इसके कॉर्डल ग्लाइड भी करवा सकते हैं, ठीक है। सेल्फ मोबिलाइजेशन एक तो पैसिव मोबिलाइजेशन है जो आप करवा रहे होते हो, जो आप लोगों ने सीखी हुई है, ठीक है, किस तरह से इंफीरियर ग्लाइडिंग देते हैं, सारी मैंने सिखाई थी आपको, किस तरह से इंफीरियर ग्लाइड्स देते हैं शोल्डर को, किस तरह से पीए ग्लाइड्स देते हैं, किस तरह से एपी ग्लाइड्स देते हैं, ठीक है। ये सारी मैंने आप लोगों को सिखाती थी कि पैसिवली किस तरह से करवाते हैं या मैनुअल किस तरह से करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को आप घर पे सेल्फ मोबिलाइजेशन भी कह सकते हो, मतलब पेशेंट खुद से जो है खुद पे मोबिलाइजेशन अप्लाई करेगा। वो किस तरह से करवा सकते हैं, कॉर्डल ग्लाइड के कॉर्डल ग्लाइड्स कह सकते हैं, कॉर्डल या इंफीरियर ग्लाइड्स, ठीक है। आप ये पिक्चर अपने बुक की पिक्चर नंबर 17.8 खोलें। दिस इज द कॉर्डल ग्लाइड ऑफ ह्यूमरस। इसमें पेशेंट को हम टेबल पे जो है वो बिठाते हैं, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में होता है पेशेंट, टेबल पे बिठाते हैं, और जो अफेक्टेड शोल्डर होता है उसको हम पेशेंट को कहते हैं कि टेबल की मार्जिन पे जो है वो उसको होल्ड करे और जो है वो अपोजिट साइड लीन करे,
ठीक है। जो अफेक्टेड शोल्डर होता है उसके लिए हम कहते हैं कि उसको जो है वो टेबल की मार्जिन के साथ पकड़ ले। ठीक है, जैसे उसने अपना जो है राइट शोल्डर पकड़ा हुआ है और उसको कहते हैं कि अपोजिट साइड, मतलब साइड अपनी बॉडी को या ट्रंक को जो है वो लीन करे। इससे क्या होगा कि पेशेंट का जो है जॉइंट है वो उस पे जो है वो इंफीरियर की तरफ जा रहा होता है, इंफीरियर ग्लाइड्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है। इस तरह से पेशेंट सेल्फ जो है वो मोबिलाइजेशन भी कर सकता है, उसको हम घर के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, फेज 2 में, दैट इज कौन सा था, कंट्रोल मोशन फेज। ठीक है, ये तो होगी कॉर्डल ग्लाइड। कॉर्डल ग्लाइड जो है पेशेंट खुद से या सेल्फ मोबिलाइजेशन में, सेल्फ मोबिलाइज कॉर्डल ग्लाइड्स जो है वो इस तरह से अप्लाई होती है। ठीक है, ये पोजीशन है। उसके अलावा पेशेंट को ये भी कह सकते हैं कि एंटीरियर ग्लाइड्स जो है वो अप्लाई करें। इसमें जो है पेशेंट जो है खुद पे जो है एंटीरियर ग्लाइड्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। पेशेंट जो होगा वो सुपाइन लाइन में होगा। ठीक है, और जो है वो एल्बो को इसी पोजीशन में जो है वो फोरआर्म को जो है रेस्ट में रखता है, एल्बो को जो है वो एक्सटेंड करता है इस पोजीशन में, सुपाइन लाइन पोजीशन में। और जो है इस पोजीशन में अपने आर्म्स को फिक्स कर देगा और जो है वो ट्रंक को वो नीचे की तरफ लेके जाता है। शोल्डर या आर्म्स जो होंगे वो फिक्स होंगे। पेशेंट जो है अपनी बॉडी को नीचे की तरफ पुश करेगा टुवर्ड्स बेड। ठीक है, एरो मार्क नहीं, एरो पे आप देखें कि जो शोल्डर पे एरो लगा हुआ है वो उसमें ये दिखाया गया है कि शोल्डर या आर्म्स जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, और बॉडी जो है वो नीचे की तरफ पेशेंट पूरी। इससे क्या होगा कि शोल्डर पे जो है वो एंटीरियर फोर्स अप्लाई हो रहा होता है या एंटीरियर ग्लाइड जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अभी इस क्लास के बाद जो है आपको 15 या 20 मिनट्स का मैं ब्रेक दूंगी, ये सारी चीजें आपने खुद पे अप्लाई करके देखनी है। अच्छा जी, दिस इज द एंटीरियर ग्लाइड जो पेशेंट खुद पे जो है वो अप्लाई करता है इस तरह से। शायद मैं जूम कर रही हूँ तो फिर वो जो है वो नजर नहीं आ रही, बहरहाल आप ऐसे ही देख लो। ठीक है, जूम कर रही हूँ तो वो शायद गुम हो रही है, फुल स्क्रीन में जो है वो गुम हो जाती है। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ रेंज टेक्निक। एंड ऑफ रेंज टेक्निक में मैंने कहा था कि पेशेंट सुपाइन लाइन में होगा। ठीक है, पेशेंट सुपाइन लाइन में है। थेरेपिस्ट क्या करता है, ह्यूमरस को एक्सटर्नली रोटेट करके डिस्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ह्यूमरस से उसने देखें आपके थेरेपिस्ट ने पकड़ा हुआ है किस तरह से। ठीक है, एक हाथ जो है उसके जो है वो प्रोक्सिमल ह्यूमरस पे है, एक हाथ जो है वो डिस्टल ह्यूमरस पे है, और जो है उसने जो है उसको एक्सटर्नली रोटेट करके डिस्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, और ह्यूमरस को एक्सटर्नली रोटेट करेंगे, दिस इज इंटरनल रोटेशन, दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नली रोटेट करके डिस्ट्रैक्शन अप्लाई की हुई है, ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ रेंज टेक्निक। ये अप्लाई कर सकते हो पेशेंट पे फेज 2 में। ठीक है, कंट्रोल्ड मोशन फेज में। और दूसरा मैंने बताया था कि पेशेंट पे जो है वो पेशेंट को हम सेल्फ मोबिलाइजेशन सिखा देते हैं। सेल्फ मोबिलाइजेशन कॉर्डल ग्लाइड का मैंने बताया, कॉर्डल ग्लाइड का तरीका था। अच्छा, कॉर्डल ग्लाइड पे मैं बता रही थी कि सेल्फ मोबिलाइजेशन पेशेंट को करवाते हैं। सेल्फ मोबिलाइजेशन किस तरह से करवाते हैं, सेल्फ मोबिलाइजेशन एक तो कॉर्डल ग्लाइड करवा सकते हैं, इंटीरियर ग्लाइड करवा सकते हैं, पोस्टीरियर ग्लाइड करवा सकते हैं। कॉर्डल या इंफीरियर ग्लाइड्स किस तरह से करवाते हैं उसकी पिक्चर जो है पिक्चर नंबर 17.8 यहाँ भी खोल लेती हूँ अगर दोबारा खुल जाती है। दिस वन। ठीक है, दिस इज द कॉर्डल ग्लाइड जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि टेबल पे उसको बिठाते हैं सिटिंग पोजीशन में और उसको कहते हैं कि अपना हाथ जो है वो टेबल के कॉर्नर पे जो है वो टाइटली होल्ड कर ले। इस तरह से अगर दिख रहा है आपको तो ठीक है, इस तरह से पेशेंट को बोलते हैं कि अपना हाथ जो है वो टाइटली होल्ड कर ले टेबल के कॉर्नर से और जो है अपनी बॉडी को जो है वो होल्ड करके अपनी बॉडी को जो है अपोजिट साइड लीन करे। इससे क्या होता है कि शोल्डर पे जो है वो इंफीरियर ग्लाइड जो है वो या इंफीरियर फोर्स पैदा होता है। इस तरह से पेशेंट खुद पे जो है कॉर्डल ग्लाइड अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हाथ को होल्ड किया टेबल के साथ जो है मार्जिन के साथ टाइटली होल्ड कर लिया
ठीक है, और लीन किया अपोजिट साइड, ये वाला शोल्डर अफेक्टेड है, लीन कर रही हूँ अपोजिट साइड बॉडी को लीन कर रही हूँ। अगर आप खुद पे ही करके देखेंगे तो आपके शोल्डर पे आप फील करोगे कि इंफीरियर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो दैट इज द सेल्फ कॉर्डल ग्लाइड। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को बोलते हैं कि एंटीरियर जो है वो ग्लाइड अप्लाई करें खुद के लिए। उसके लिए आप फिगर नंबर 17.9 खोलें। ठीक है, पेशेंट जो होता है वो सपाइन लाइन में होता है। इस पोजीशन में पेशेंट को जो है फोर आर्म्स रखवाते हैं, फोर आर्म मतलब रेस्ट में होगा, और एल्बो जो है वो एक्सटेंडेड है थोड़ा सा। इस पोजीशन में पेशेंट को बोलते हैं कि उसके जो है वो आर्म्स फिक्स रहेंगे, सिर्फ उसको अपनी बॉडी को जो है वो नीचे टुवर्ड्स द टेबल पुश करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि पेशेंट के जो है वो शोल्डर पे आप देख रहे हो कि उस पे जो है वो एंटीरियर ग्लाइड पड़ रहा होता है। पेशेंट जो है वो सिर्फ अपनी बॉडी को जो है वो नीचे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, थर्ड मैंने बताया था कि पोस्टीरियर ग्लाइड्स। ठीक है, ये तो सारे आपको पता है ना कि इंटीरियर ग्लाइड में कहाँ जाता है पेशेंट का शोल्डर। पोस्टीरियर ग्लाइड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्डल ग्लाइड्स क्या है। ठीक है, कॉर्डल ग्लाइड्स क्या है, जब जो है शोल्डर जो है इंटीरियर जो है वो उसकी ग्लाइडिंग करवाते हैं। ठीक है, एंटीरियर ग्लाइड में शोल्डर को हम शोल्डर जॉइंट को या ह्यूमरल हेड को आगे की तरफ लेके आते हैं, पोस्टीरियर में हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, इसकी मैंने इंडिकेशंस भी बताई थी कि पोस्टीरियर कब अप्लाई करना होता है, एंटीरियर कब करना होता है, इंफीरियर कब करना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉर्मल मूवमेंट में आप अगर आप देखते हो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट में जब आप देखते हो तो जब आप अबडक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है, व्हेन आर यू डूइंग अबडक्शन, तब आपका जो है ह्यूमरल जो है हेड या शोल्डर जॉइंट जो है वो आपका इंफीरियरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप अबडक्शन कर रहे हो यहाँ पे अपने ह्यूमरल हेड को फील करेंगे तो वो इंफीरियर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, दैट इज द नॉर्मल फिनोमेना। अगर आप एडक्शन की तरफ आ रहे हो तो ह्यूमरल हेड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हो तो ह्यूमरल हेड आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर आप फ्लेक्जन कर रहे हो तो ह्यूमरल हेड पीछे की तरफ जा रहा है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है या उसकी नॉर्मल मूवमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर पेशेंट की जो है फ्लेक्जन डिस्टर्ब है, फ्लेक्जन मूवमेंट में उसको मसला है, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो आप सोचो कि जब फ्लेक्स करते हैं तो नॉर्मली कहाँ जाता है, पोस्टीरियरली जाता है, तो वहां पे आपको पोस्टीरियर ग्लाइड अप्लाई करने की जरूरत है। अगर किसी पेशेंट की एक्सटेंशन लिमिटेड है तो आप सोचो कि एक्सटेंशन जब हम नॉर्मल करते हैं तो एक्सटेंशन में ह्यूमरल हेड कहाँ आना चाहिए, एंटीरियर, तो हमें एंटीरियर ग्लाइड्स ही अप्लाई करने पेशेंट पे। और किसी की एबडक्शन डिस्टर्ब है, ठीक है, तो हमें उसमें इंफीरियर ग्लाइड्स अप्लाई करने। क्लियर है? दिस इज द पोस्टीरियर ग्लाइड। ठीक है, जो कि आप सेल्फ किस तरह से अप्लाई करते हैं। पेशेंट को प्रोन लाइन में लिटाएंगे, फिगर नंबर 17.10 पोस्टीरियर ग्लाइड्स। ये पेशेंट को जो है वो प्रोन लाइन में लिटाते हैं और उसकी जो है फोर आर्म इस तरह से रेस्ट करती हैं टेबल पे। ठीक है, एल्बो जो है वो आप कह सकते हो कि थोड़े से फ्लेक्स्ड हैं प्रोन लाइन में। शोल्डर को इस तरह से यहाँ पे ये फिक्स होती हैं आर्म्स। ठीक है, पेशेंट को सिर्फ कहते हैं अपना जो ट्रंक है या चेस्ट एरिया या बॉडी है उसको नीचे की तरफ पुश करे टेबल की तरफ। ठीक है, इससे क्या होता है कि शोल्डर पे जो है वो पोस्टीरियर प्रेशर पड़ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आर्म्स फिक्स हैं, बॉडी जब नीचे जाएगी तो यहाँ से शोल्डर पे जो है वो पोस्टीरियर पुश पड़ रहा होता है, पोस्टीरियर ग्लाइड आ रहा होता है। तो इस तरह से पेशेंट को फेज 2 या जो है आपका कंट्रोल्ड मोशन फेज, इसमें जो है पेशेंट को आप सेल्फ मोबिलाइजेशन गाइड करते हो, घर के लिए भी वहां भी करवाते हो, अपने पास ओपीडी में घर के लिए भी गाइड कर देते हो, ये करवाते हैं। उसके बाद मैंने कहा था पेशेंट को सेल्फ स्ट्रेचिंग भी करवाते हो फेज 2 में मैनेजमेंट में। ठीक है, सेल्फ स्ट्रेचिंग मैंने कहा था काफी सारी है शोल्डर की। ठीक है, एक तो मैंने कहा था सबसे पहले जो है मैंने बताया था, जो मैंने आपको क्रॉस चेस्ट स्ट्रेच, फिगर नंबर 17.24 17.24 फिगर नंबर सेल्फ स्ट्रेच, इसको क्रॉस चेस्ट स्ट्रेच भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, पेशेंट को बोलोगे जो अफेक्टेड शोल्डर है
को लेके जाए अपोजिट शोल्डर की तरफ और यहाँ से एल्बो से होल्ड करके उसको स्ट्रेच करें। ठीक है, ये वाले स्ट्रेच से आप एक तो फ्लेक्जन बढ़ा सकते हो और दूसरी हॉरिजॉन्टल एडक्शन। ठीक है, किसी भी पेशेंट में फ्लेक्जन लिमिटेड है या हॉरिजॉन्टल एडक्शन लिमिटेड है तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए ये वाली स्ट्रेचिंग्स आप करवा सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्ट्रेच है, पेशेंट खुद कर रहा है, थेरेपिस्ट नहीं करवा रहा, पैसिव स्ट्रेच नहीं है, सेल्फ स्ट्रेच है। ठीक है, एक ये करवा सकते हो। सेकंड जो है आपकी स्ट्रेचिंग है फिगर नंबर 17.25। ठीक है, दिस वन फिगर नंबर 17.25, ये वाला स्ट्रेच हम करवाते हैं पेशेंट की जो है फ्लेक्जन या एलिवेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसी पेशेंट में फ्लेक्जन और एलिवेशन हमें लिमिटेड मिल रही है तो उसके लिए ये वाली स्ट्रेचिंग आप करवा सकते हो। इसमें आप पेशेंट को बोलते हैं कि टेबल के जो है साइड में बैठे कॉर्नर पे। ठीक है, और अपने हाथ को स्लाइड करे टेबल पे और जो है बॉडी को जो है वो डाउनवर्ड जो है या फ्लेक्स फॉरवर्ड लीन करे। ठीक है, ये फ्लेक्जन को बढ़ाने के लिए, एलिवेशन की मूवमेंट फ्लेक्जन के लिए। इसी तरह से अबडक्शन में भी कर सकते हो। फ्लेक्जन के लिए आपने हाथ यूं रखा है सामने से, अबडक्शन के लिए डबल तरह से रखते हो आप और यूं जो है वो लीन करते हो। उसकी अबडक्शन वाली वीडियो है मेरे पास, वो दिखा देती हूँ। ठीक है, फ्लेक्जन के लिए किस तरह से रखा है, आप इस तरह से बैठे हो और हाथ आपका यूं सामने की तरफ है, क्योंकि आपको फ्लेक्जन में बढ़ाना है तो फ्लेक्जन में स्ट्रेच करना चाहिए। जब आपको एबडक्शन बढ़ानी है तो एबडक्शन में आप हाथ जो है एबडक्शन में इस तरह से टेबल पे मतलब इस पोजीशन में रखोगे और आपको लीन होना है साइड वाइज बढ़ाने के लिए। ठीक है, एबडक्शन को बढ़ाने के लिए। फ्लेक्जन के लिए मैंने कहा था आप अपने हैंड की पोजीशन यूं रखते हो सामने की तरफ। ठीक है, और बॉडी को फॉरवर्ड लीन करते हो। एबडक्शन में क्या कर रहा है कि हाथ जो है वो एबडक्शन पोजीशन में है टेबल पे और बॉडी को जो है वो साइडवर्ड लीन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रंक को अवे लेके जा रहे हैं और हेड को टुवर्ड्स द शोल्डर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है एबडक्शन को बढ़ाने के लिए पोजीशन दिखाई गई है। स्ट्रेच, क्रॉस स्ट्रेच या जो है क्रॉस चेस्ट स्ट्रेच आपको समझ आ गया कि किसके लिए करवाते हैं, हॉरिजॉन्टल और फ्लेक्जन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये वाला स्ट्रेच करवाते हैं फ्लेक्जन को बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो है आप एबडक्शन को इसी तरह से बढ़ाने के लिए भी स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेच टू इंक्रीज द एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेटर्स की स्ट्रेचिंग करवाने के लिए। फिगर नंबर 17.26। ठीक है, जिसके पास नहीं आ रही अपने फोन पे जो है खोल सकता है। फिगर नंबर 17.26। ठीक है, ये वाली पोजीशन जो है हम करवाते हैं पेशेंट की जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, दो तरीके बताए गए इसमें। फिगर ए जो है डोर के साथ, ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है वो खुद के हाथ को जो है वो डोर पे जो है उसने फिक्स किया हुआ है। आर्म जो है साइड पे है, कोई अबडक्शन वगैरह नहीं है, आर्म बिल्कुल साइड पे है, आर्म एक साइड है। शोल्डर पे कोई फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, अबडक्शन वगैरह कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल दिस इज द डोर ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज डोर, तो डोर के जो है इस तरफ उसने अपने हाथ को जो है वो फिक्स किया हुआ है। ठीक है, हाथ को फिक्स किया हुआ है। अब जो है ये वाला शोल्डर फिक्स है, इस पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही। मूवमेंट क्या हो रही है, सिर्फ पेशेंट अपनी बॉडी को जो है वो अपोजिट साइड रोटेट कर रहा है। जैसे वो अपोजिट साइड रोटेट कर रहा है तो एक्सटर्नल रोटेटर्स भी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सटर्नल रोटेटर्स की भी सेल्फ स्ट्रेचिंग करवा सकते हो। फिगर बी में अगर आप देखो, ठीक है, जो कि सिटिंग पोजीशन में है। ठीक है, इस तरह से भी करवा सकते हो एक्सटर्नल रोटेटर्स को स्ट्रेच। इसमें क्या है कि पेशेंट जो है सिटिंग पोजीशन में है, टेबल पे उसने जो है रेस्ट किया हुआ है हैंड को। ठीक है, इस तरह से टेबल पे जो है हाथ को जो है वो रेस्ट करवाया हुआ है। ठीक है, और अब क्या कर रहा है, विद द आर्म इन द प्लेन ऑफ स्टिबुला यूजिंग द टेबल स्टेबलाइज द फोरआर्म। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये अपनी बॉडी को जो है वो फॉरवर्ड लीन कर रहा है। यहाँ पे इसकी जो है वो आर्म फिक्स है, अपनी सिर्फ जो है वो फॉरवर्ड लीन करवा रहा है जितना जा सकता है। अगर आपकी आर्म जो है यहाँ पे ऊपर है और अगर आप नीचे जाते हो तो आप पे जो है वो शोल्डर पे एक्सटर्नली जो है वो फोर्स
क्रिएट हो रहा होता है या अप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स जो है वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं। तो ये भी करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से पहले वाला ज्यादा इजी रहता है जब आप पेशेंट्स को सिखा रहे होते हैं ना। फिर डिपेंड करता है पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में आ सकता है नहीं आ सकता। अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ सकता है तो हमारे लिए ए वाला जो है वो फिगर जो है वो ज्यादा इस तरह से दिखाई गई वो ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। लेकिन कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जो जगह खड़े नहीं हो पाते इतनी देर, या फिर वो इस कंडीशन में नहीं है, तो फिर हम उस पे जो है वो जो बी फिगर में दिखाया गया है उस तरह से अप्लाई करवा सकते हैं। एक तो सेल्फ स्ट्रेच ये था, दूसरा ये था, तीसरा अबडक्शन के लिए था, फोर्थ वन इज टू इंक्रीज द एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन को अगर इंक्रीज करना है तो किस तरह से हम पोजीशन करवा सकते हैं। स्लीपर पोजीशन कहलाती है ये, ठीक है। पेशेंट साइड लाइन पे पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो लेटे, ठीक है। पेशेंट साइड लाइन पे होगा, जो अफेक्टेड आर्म होगा या अफेक्टेड शोल्डर होगा वो जो है वो नीचे की तरफ होगा, डाउन साइड होगा, और जो अनअफेक्टेड होगा वो ऊपर की साइड होगा, ठीक है। दिस इज अफेक्टेड साइड जो कि नीचे की साइड है, दिस इज अनअफेक्टेड ऊपर की साइड अनअफेक्टेड होगा, जो शोल्डर इन्वॉल्व होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। साइड लाइन में पेशेंट को लिटाया और पेशेंट को जो है वो अबडक्ट करवा के रखते हैं शोल्डर को 90 डिग्री, और एल्बो को भी जो है वो फ्लेक्स करवा के रखते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और पेशेंट को बोलते हैं कि अपने हाथ को टेबल की तरफ लेके जाए, ठीक है। अनअफेक्टेड हाथ का सपोर्ट लेते हुए अपने हाथ को जो है डाउनवर्ड टेबल की तरफ लेके जाए। आ रहा है समझ, ठीक है। इस तरह से आप जो है इंटरनल रोटेटर्स की स्ट्रेचिंग करवा सकते हो और इससे इंटरनल रोटेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। शोल्डर की एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए या शोल्डर के एक्सटेंसर्स को स्ट्रेच करने के लिए किस तरह से हम जो है वो सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट जो होगा वो टेबल पे स्टैंडिंग पोजीशन होगी पेशेंट की, ठीक है, और अपने हाथ जो है वो पीछे करके टेबल पे जो है वो होल्ड कर लेगा और देन जो है वो अपनी बॉडी को नीचे की तरफ स्क्वाट पोजीशन में लेके जाएगा, ठीक है। पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है, टेबल को उसने जो है वो पकड़ा हुआ है पीछे से, ठीक है, और अब जो है वो अपनी बॉडी को जो है स्क्वाट पोजीशन में लेके जा रहा है, अपनी जो है नीज को वो फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है। नीज और हिप को फ्लेक्स कर रहा है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है स्क्वाट पोजीशन में। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर के एक्सटेंसर्स जा रहे हैं। इस तरह से आप शोल्डर की जो है वो एक्सटेंसर्स को स्ट्रेचिंग करवा सकते हो, एक्सटेंसर्स बढ़ा सकते हो। क्लियर है? ये आपकी सारी सेल्फ स्ट्रेचिंग्स थी, सेल्फ मोबिलाइज और सेल्फ स्ट्रेच इस तरह से करवाएंगे पेशेंट को। ये सारी चीजें हम फेज 2 के ट्रीटमेंट में दे रहे हैं। किस चीज के ट्रीटमेंट में? शोल्डर जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, ठीक है, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, ठीक है। उसके जो है सेकंड फेज में ये सारा हम ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को दे रहे हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग, सेल्फ मोबिलाइजेशन वगैरह, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरा जो है फेज 2 में हम क्या देते हैं, मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट टेक्निक्स करवाते हैं, ठीक है। मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट टेक्निक किस तरह से करवाते हैं, उसके कुछ तरीकेकार हैं डिफरेंट। अगर पेशेंट की एक्सटर्नल रोटेशन जो है कम है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक करवानी है, इंटरनल रोटेशन कम है तो उसके लिए अलग टेक्निक है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो कहलाती है मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट मूवमेंट कर रहा होता है और साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रहा होता है, तो इसमें मतलब दो काम साथ हो रहे होते हैं, मोबिलाइजेशन, ठीक है। इसके लिए आप खोलें फिगर नंबर 17.12, ठीक है, फिगर नंबर 17.12, मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट, MWM। ये वाली पोजीशन हम करवाते हैं अगर पेशेंट की हमें जो है एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो कम मिल रही है। अगर पेशेंट की हमें एक्सटर्नल रोटेशन कम मिल रही है तो हम ये वाली जो है टेक्निक MWM, मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट, ये वाली टेक्निक जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट जो होगा वो सुपाइन लाइन में होगा, थेरेपिस्ट जो होगा वो अनअफेक्टेड साइड पे खड़ा होगा। दिस इज अफेक्टेड शोल्डर,
दिस इज अनअफेक्टेड शोल्डर। पेशेंट जो पाइन लाइन में है और थेरेपिस्ट जो होगा वो अपोजिट साइड पे खड़ा होता है, ठीक है, और जो है अपने हैंड की प्लेसमेंट कहाँ करता है, शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर पे, ठीक है, एंटीरियर ह्यूमरल हेड पे। यहाँ पे उसने अपने हैंड की प्लेसमेंट की हुई है। नीचे से स्केपुला को स्टेबलाइज करने के लिए हम रोल वगैरह रख देते हैं, कोई टॉवल का रोल वगैरह बना के हम नीचे से स्टेबलाइज करने के लिए स्केपुला को वो रख देते हैं, ठीक है। A posterior lateral glide is applied to the humerus head while pushes the arm into the end range of the external rotation with the cane, ठीक है। पेशेंट जो है खुद के हाथ को एक्सटर्नली रोटेट कर रहा है और हम जो है या थेरेपिस्ट जो है वो पोस्टीरियर लेटरल, मतलब जो है वो प्रेशर होगा, पोस्टीरियर तो जा रहा है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर तो जा रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा उसको लेटरली भी पुश करेंगे हम, ठीक है, पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड पे लेते हुए जाएंगे, ठीक है। और पेशेंट क्या करेगा, वो साथ साथ अपने हाथ को एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ लेके जाता है। तो ये वाली टेक्निक करवा के हम एक्सटर्नल रोटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पेशेंट की इंटरनल रोटेशन कम मिल रही है तो फिर जो है हम ये वाली टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। फिगर नंबर 17.13, 17.13, ठीक है, ये आप पढ़ के देखें। अगर पेशेंट की जो है हमें इंटरनल रोटेशन वो जो है वो कम मिल रही है, डिस्टर्ब मिल रही है, तो उसके लिए ये वाली टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। पेशेंट जो है सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में हो सकता है, ठीक है। टॉवल वगैरह या कुछ जो है वो उसको हम पीछे से होल्ड करवा लेते हैं इसी पोजीशन में जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। ये वाली जो है ये अफेक्टेड साइड है। अफेक्टेड साइड वो टॉवल को नीचे से होल्ड करेगी, जो अनअफेक्टेड होगी वो ऊपर से होल्ड करेगी, ठीक है। और पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से टॉवल को पकड़ना है, ठीक है, और ऊपर से खींचना है। ऊपर वाला जो हमने टॉवल का जो है वो साइड पकड़ा हुआ है उससे उसको हमें ऊपर से खींचना है, ठीक है। पेशेंट ये कर रहा होगा और साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहा होता है, वो अफेक्टेड साइड पे खड़ा होता है और ह्यूमरस को जो है उसने वो पूरा होल्ड किया हुआ है और ह्यूमरस को जो है वो इंफीरियरली जो है वो या डाउनवर्ड जो है वो ग्लाइड अप्लाई कर रहा होता है, पुल कर रहा होता है। पेशेंट जो है वो इंटरनल रोटेशन करे। जब आप ये पोजीशन कर रहे हो ना तो आप देखो कि आपका इंटरनल रोटेशन में जा रहा है जब हम पेशेंट से ये करवा रहे होते हैं ना टॉवल एक्सरसाइज, ठीक है। जब वो टॉवल को ये ऊपर खींच रहा है तो नीचे वाला हाथ जो है जो उसने नीचे वाले सिरे से पकड़ा हुआ है तो वो फर्दर और बैक की तरफ जा रहा है। हाथ जैसे बैक की तरफ जाता है तो मैंने कहा था ये इंटरनल रोटेशन है, ठीक है। ये जो पीछे जा रहा है हाथ, ये इंटरनल रोटेशन। पेशेंट क्या कर रहा है, वो इंटरनल रोटेशन कर रहा है। आप सेल्फ असिस्टेड इंटरनल रोटेशन इसको कह सकते हो कि पेशेंट दूसरे हाथ से अपनी ही मतलब असिस्टेंस के थ्रू जो है उसको इंटरनल रोटेशन की तरफ लेके जा रहा है। और साथ साथ थेरेपिस्ट क्या कर रहा होता है, इंफीरियर ग्लाइड जो है वो अप्लाई कर रहा होता है। ह्यूमरस को जो है उसने जो है वो पकड़ा हुआ है साइड से और जो है उसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है। ये वाली टेक्निक तब अप्लाई करते हैं जब हमें जो है इंटरनल रोटेशन जो है वो बढ़ानी होती है, इम्प्रूव करनी होती है, जब हमें पेशेंट में इंटरनल रोटेशन का ज्यादा इशू होता है तो ये वाली टेक्निक हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्ड जो है हम अप्लाई कर सकते हैं फिगर नंबर 17.17, ये वाली, इसको खोलें। ये टेक्निक हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें इम्पेजमेंट मिलेगी या पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम मिलेगा, ठीक है, या फिर जो है पेनफुल आर्क हमें जो है वो पेनफुल मिलेगी। पेनफुल आर्क की मैंने बताई थी कि पेशेंट को जो है हम एब्डक्शन में लेके जाते हैं, एक्टिव एब्डक्शन करवाते हैं पेशेंट से जब एक्टिव एब्डक्शन करवाते हैं, एब्डक्शन के रूट में किसी भी रेंज में अगर हमें पेन मिलता है तो हम कहते हैं कि पेनफुल आर्क जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। वो अब अलग कंडीशन थी कि किस डिग्री में मिलता है तो क्या मसला है, कौन सी डिग्री में मिलता है तो क्या मसला है, कि जैसे कि एंड रेंज में मैंने बताया था कि अगर पेनफुल आर्क एंड रेंज में आपको पेन मिलता है तो फिर जो है वो आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का इशू होता है, ठीक है। मिड रेंज में मिलता है तो फिर हम कहते हैं कि आपका जो है वो रोटेटर कफ का इशू है, ठीक है। तो ये वाली टेक्निक तब अप्लाई करते हैं जब आपको पेनफुल आर्क पॉजिटिव मिल रहा है और दूसरा आपका जो है वो कोई इम्पेजमेंट वगैरह का इशू है तो, ठीक है, तब आप ये वाली टेक्निक अप्लाई करते हैं। इसमें आप क्या करते हो कि 2 तरीकेकार बताए गए हैं। ए इज मैनुअल, बी इज जो है वो पेशेंट खुद से सेल्फ कर रहा है, ठीक है।
ए में जो है फिगर में दिखाया गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अप्लाई कर रहा है मोबिलाइजेशन। बी में दिखाया गया है कि उसने जो दरवाजे से पीछे से आप देख रहे हो ना ये वाला बेल्ट, इसके थ्रू मोबिलाइजेशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, फिगर ए में आप देख रहे हो कि पेशेंट जो होगा, पेशेंट को हम बोलते हैं कि एक्टिवली हाथ को जो है या हिमरस को एलिवेट करे, फ्लेक्जन में लेके जाए, और थेरेपिस्ट क्या कर रहा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो ग्लाइड अप्लाई कर रहा होता है साथ साथ। ठीक है, पेशेंट जो है वो फ्लेक्जन में लेके जा रहा है, थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर फोर्स अप्लाई कर रहा है शोल्डर पे, इंटीरियर से पोस्टीरियर लेके जा रहा है, या पोस्टीरियर ग्लाइड इसको कहते हैं। ठीक है, एपी या पोस्टीरियर ग्लाइड। ठीक है, पेशेंट खुद से एक्टिवली जो है वो फ्लेक्जन में लेके जाता है, और साथ साथ साइमल्टेनियसली थेरेपिस्ट क्या कर रहा होता है, वो पोस्टीरियर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से इसने कोई थेराबैंड या कोई बेल्ट जो है वो हम इस पोजीशन में बांधते हैं। ठीक है, शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होता है कि थेराबैंड या कोई भी ऐसी इलास्टिक स्ट्रक्चर फिर वो क्या करती है, वो खुद की तरफ खींच रही होती है, अपनी तरफ फोर्स लगा रही होती है। तो इससे क्या होता है कि शोल्डर पे ये पोस्टीरियर फोर्स अप्लाई हो रहा है। कोई भी चीज हमने इस तरह से बांधी हुई है तो वो शोल्डर को पीछे की तरफ खींचेगी, तो पोस्टीरियर ग्लाइड अप्लाई हो रही है। और पेशेंट क्या करता है, साथ साथ जो है वो एलिवेशन, वो फ्लेक्जन हो गई, एब्डक्शन हो गई। ठीक है, दोनों ही कर सकते हो। इसमें पेशेंट क्या कर रहा है, एब्डक्शन कर रहा है खुद से। ठीक है, हाथ में उसने रेजिस्टेंस भी पकड़ा है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी दे सकते हो अगर पेशेंट स्टेबल है, वरना विदाउट रेजिस्टेंस भी करवाओगे। ठीक है, तो ये जो है वो सेल्फ है, सेल्फ मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट टू इंक्रीज एलिवेशन एंड टू डिक्रीज पेन। ठीक है, कौन सी कंडीशंस में, अगर पेनफुल आर्क जो है वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, और दूसरा अगर आपको इम्पेजमेंट जो है पेशेंट में पॉजिटिव मिल रही है, तो उसमें ये वाली टेक्निक आप अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम सेकंड फेज में गाइड करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा जो है वो उसको मैं समराइज कर देती हूँ कि फेज 2 में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। फेज 2 या कंट्रोल मोशन फेज में, एक तो मैंने कहा था कि जॉइंट मोबिलाइजेशन आप ग्रेड 3 की या 4 की तरफ चले जाओगे। ठीक है, फर्स्ट फेज में हम ग्रेड 1 2 के थे, सेकंड फेज में हम 3 4 की तरफ आ गए। ठीक है, अगर मैंने कहा था कि सस्टेन है तो 3, ऑसिलेटरी है तो 3 4। इसके अलावा ट्रांसफर मोबिलाइजेशन का बताया, एंड ऑफ रेंज टेक्निक करवाओगे, सेल्फ मोबिलाइजेशन करवाओगे, सेल्फ स्ट्रेचिंग करवाओगे, मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट करवाओगे। ठीक है, और इसके अलावा पोस्चर करेक्शन। ठीक है, पोस्चर करेक्शन भी पेशेंट को गाइड करते हैं। ये सारी चीजें हम फेज 2 में ट्रीटमेंट में देते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि सारी टेक्निक्स अप्लाई कर देनी है पेशेंट पे। ठीक है, पेशेंट में देखते हैं कि उसको क्या जरूरत है। अब जैसे सेल्फ स्ट्रेचिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं हर किसी के, फ्लेक्जन को इम्प्रूव करने का अपना तरीका है, एक्सटेंशन को अपना है, एक्सटर्नल रोटेशन बढ़ाने का अपना तरीका है। तो आपको पेशेंट में देखना है कि उसको जरूरत किस चीज की है, कौन सी चीजें उसकी जो है वो कम्प्रोमाइज है, कौन सी जो है रेंजेस वो डिस्टर्ब हैं, कौन से मसल्स टाइट हैं, तो फ्लेक्सस टाइट है, एक्सटेंसस टाइट है, जिस चीज की जरूरत होगी तो फिर उसको वो करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें फेज 2 में आ जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, दैट इज द रिटर्न टू फंक्शनल फेज या मिनिमम प्रोटेक्शन फेज मैंने कहा था जिसको कहते हैं। फेज 3 रिटर्न टू फंक्शनल फेज या फिर मिनिमल प्रोटेक्शन फेज। ठीक है, या ये कह सकते हो कि क्रोनिक फेज ट्रीटमेंट। इसमें क्या करवाते हो आप, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो है वो एक्टिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वो स्टार्ट करवा देते हो, और रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो पेशेंट में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का। ठीक है, और एक्टिव स्ट्रेचिंग हम कंटिन्यू रखते हैं इस पे। ठीक है, बेसिकली हमारा थर्ड फेज का गोल होता है कि पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाना है, इंड्योरेंस को बढ़ाना है, पावर को बढ़ाना है। तो हमारा थर्ड फेज का गोल यही होता है। फिर उसके लिए हम वो सारी चीजें करते हैं। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है हम आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पे लाते हैं और रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग टेक्निक्स की जो है रेंज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग में जो फोर्स है या उसका होल्डिंग टाइम है वो चीजें बढ़ा देते हैं। तो ये चीजें हम करते हैं।
ठीक है, तो ये सारी मैनेजमेंट थी आपकी ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी की। ठीक है, कौन सी? नॉन ऑपरेटिव। ठीक है, ये सारी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट थी आपकी ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी की। अच्छा, इसके बाद है आपकी अच्छा, एक चीज और भूल गई मैं, अगर पेशेंट की मैनिपुलेशन हो रही है अंडर एनेस्थीसिया इस कंडीशन में, ठीक है, इसको मैं फिलहाल बंद कर देती हूँ। अगर पेशेंट ने मैनिपुलेशन करवाई है अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है, अंडर एनेस्थीसिया मैनिपुलेशन एक जो है बहुत फोर्सफुल जो है एक टेक्निक होती है जो कि पेशेंट मतलब कॉन्शियस लेवल में नहीं करवा सकता, तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक जो है डॉक्टर्स हैं वो करते हैं। ठीक है, हम नहीं करते फिजियोथेरेपिस्ट, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स करते हैं और एनेस्थीसिया अप्लाई करके एनेस्थीसिया देके उसके बाद ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट आपके पास मैनिपुलेशन करवा के बाद में आया हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, ये भी तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ही कहलाएगा ना, क्योंकि कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, तो एक नॉन ऑपरेटिव जो है वो आप उसमें काउंट करोगे, तो इसमें आप क्या ट्रीटमेंट दोगे? अगर पेशेंट मैनुअल थेरेपी करवा के आपके पास आया है तो उसको आप एज एक्यूट फेज ही ट्रीट करोगे। ठीक है, भले उसके क्या कहते हैं, पेन को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा क्रोनिक हो गया है, काफी टाइम हो गया, उसके बाद जाके उसने मैनुअल थेरेपी करवाई हुई है या मैनिपुलेशन करवाई हुई है, ठीक है, अंडर एनेस्थीसिया, लेकिन जब वो आपके पास आया है तो मैनुअल मैनिपुलेशन से क्या होता है कि आपका जो इन्फ्लामेटरी फेज है ना वो दोबारा समझो कि वो जाग जाता है, अब पेशेंट दोबारा इन्फ्लामेटरी फेज में चला जाता है। जब वो इन्फ्लामेशन में चला जाएगा तो आप उसको एज एक्यूट ही ट्रीट करोगे, मतलब कि इनिशियली एक्यूट फेज के ट्रीटमेंट से स्टार्ट करोगे, क्रोनिक से नहीं जाओगे, भले उसको कितना भी टाइम पीरियड हुआ हो। ठीक है, उसके जब पेशेंट रिकवरी रूम में होता है, जब उसकी मैनिपुलेशन होती है, तो रिकवरी रूम में ही हम जो है वो पैसिव एक्सरसाइजेस उसी वक्त से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और मोबिलाइजेशन भी ग्रेड 1-2 में हम उसी दिन ही रिकवरी वाले रूम में ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये चेंजिंग है। उसमें तो हमने एक्यूट फेज में, वरना हमें तो बिल्कुल सपोर्ट स्लिंग पहना के रखना होता है ना, तो इसमें हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, बाकी हम जो है उसको एज एक्यूट ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पेशेंट ने मैनिपुलेशन करवाई हुई है तो हमारा ज्यादा फोकस होता है एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन को जो है वो इम्प्रूव करने में। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन पे जो है हम ज्यादा काम करते हैं। when the arm is in 90 or more of abduction, ठीक है, 90 डिग्री की abduction या 90 डिग्री से ज्यादा की abduction में एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, उस पर ज्यादा जो है हम काम करते हैं। उसके अलावा जो है पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आर्म को एलिवेटेड करके रखे कुछ दिन, जब उसने मैनिपुलेशन करवाई हुई है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि कुछ दिन उसको अपनी आर्म को एलिवेट करके रखना है। ठीक है, उसके अलावा कॉर्डल ग्लाइड्स हम उस पर अप्लाई करते हैं इनिशियल कुछ दिन के लिए, जब उसने मैनुअल मैनिपुलेशन करवाई हुई है। दूसरा हम जो है वो उस पर कॉर्डल ग्लाइड्स अप्लाई करते हैं। और एक चीज और, जब पेशेंट को कहते हैं कि एटलीस्ट 3 वीक्स आफ्टर मैनिपुलेशन, 3 हफ्ते उसको अपनी स्लीपिंग के वक्त, सोते वक्त उसको अपना आर्म जो है वो अबडक्शन पोजीशन में रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पेशेंट को गाइड करते हैं। बाकी ट्रीटमेंट वही जैसे एक्यूट फेज से स्टार्ट होता है, जो हम एक्यूट फेज में करवाते हैं या प्रोटेक्शन फेज में करवाते हैं, सेकंड फेज में आते हैं, थर्ड फेज में आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें उसी तरह से शुरू होंगी। ठीक है, समटाइम ऐसे भी होता है कि पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, आपने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, फेज 1 का ट्रीटमेंट दे दिया, 2 का भी दे दिया, 3 का भी दे दिया, मतलब काफी टाइम आपके पास आया है, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने जाके मैनुअल थेरेपी करवाई। तो ऐसा नहीं कि आपने जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट छोड़ा होगा आप वहीं से स्टार्ट करोगे, कि पेशेंट जो है वो उसका स्वेलिंग वगैरह नहीं थी तो हम एक्यूट फेज में नहीं, सब एक्यूट क्रोनिक फेज में जाके उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो मैनुअल मैनिपुलेशन जब करवा के आया है तो आप ऐसा नहीं कि उसको वहीं से स्टार्ट करोगे, देन आप उसको इनिशियली स्टार्ट करोगे फर्स्ट फेज से। ठीक है, बस थोड़ी सी वो जो प्रिकॉशंस होती हैं उसको गाइड कर देंगे कि सोते वक्त जो है हाथ को अबडक्शन करके रखना है, अबडक्ट करके हाथ को रखे, मतलब कोई प्लो वगैरह रख ले या कुछ भी रख ले, लेकिन हाथ को अबडक्ट करके सोना है कम से कम 3 हफ्ते। ठीक है, और जो है एलिवेशन, हाथ को एलिवेशन करके रखनी हाथ में,
और जो है वो कॉर्डियल ग्लाइड अप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें जो है आप उसको गाइड कर देते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो है वो आपकी एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पैथोलॉजी, वो भी बहुत कॉमन है। जरूरी नहीं है कि ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे सिर्फ हाइपोमोबिलिटी हो, ठीक है। स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट और आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट भी जो है वो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। रीजन उसके क्या हो सकते हैं? ओवर यूज इंजरी सबसे ज्यादा जो है वो मोस्ट कॉमन रीजन है, ओवर यूज इंजरी। इसकी वजह से जो है वो आपकी एसी जॉइंट और स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट को इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा है आर्थराइटिस, ठीक है। अब दो चीजें हैं, मैंने पहले भी आपको शायद लास्ट लेक्चर में बताया था कि जॉइंट में या तो हाइपोमोबिलिटी मिलेगी या तो हाइपर मोबिलिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आपको हाइपोमोबिलिटी मिलती है तो उसका रीजन आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। और अगर हाइपर मोबिलिटी मिल रही है तो वहां पे सबलक्सेशन या डिसलोकेशन हो सकती है, ठीक है। सबलक्सेशन या डिसलोकेशन होगी, वो उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि जो भी चीजें उसको स्टेबलाइज कर रही हैं, ठीक है, आपके लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए, मसल्स हो गए, जो भी उसके स्टेबलाइजर्स हैं वो किसी वजह से वीक हैं, तो आपको हाइपर मोबिलिटी मिलेगी जॉइंट में, ठीक है। तो इसी तरह से स्टेनोक्लेविकुलर और जो है वो आपका एसी जॉइंट, वहां पे आपको हाइपोमोबिलिटी मिलती है तो आर्थराइटिस होगा कॉज। हाइपर मोबिलिटी मिल रही है तो वहां पे सबलक्सेशन या डिसलोकेशन होगी, ठीक है। अच्छा जी, और सिम्टम्स आपको पता है क्या मिलेंगे? अगर सिम्टम्स आप अगर एसी जॉइंट या स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट अफेक्टेड है तो सिम्टम्स आपको ये मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको लोकलाइज्ड पेन मिलेगा, ठीक है। पहले भी मैं काफी दफा बता चुकी हूँ कि जब भी एसी जॉइंट अफेक्टेड होता है तो उसका पेन हमेशा आपको यहाँ पे जहाँ पे एसी जॉइंट की फॉर्मेशन हो रही है वहां पे पिन पॉइंट पे मिलेगा लोकलाइज्ड पेन, ठीक है। तो अगर एसी या एससी स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट अगर इन्वॉल्व है तो आपको लोकलाइज पेन मिलेगा। एसी जॉइंट होगा तो यहाँ पे मिलेगा लोकलाइज पेन, स्टेनोक्लेविकुलर होगा तो यहाँ पे जो है आपको लोकलाइज्ड पेन मिलेगा, ठीक है। एक सिम्टम आपको ये मिलेगा। दूसरी जो है वो आपको पेनफुल आर्क पॉजिटिव मिलेगा एंड रेंज, एंड रेंज में आपको पेनफुल आर्क पॉजिटिव मिलेगा। लास्ट की जो है एलिवेशन की 140 टू 180 डिग्री जो एंड रेंज वो आपको पेनफुल मिलेगी अगर स्टेनोक्लेविकुलर या एसी जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व है या डिस्टर्ब है किसी वजह से, ठीक है। थर्ड सिम्टम आपको ये मिल सकता है कि आपको हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन और एडक्शन पेनफुल मिलेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एडक्शन और हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन आपको पेनफुल मिलेगी। टेस्ट भी मैंने आपको करवाए थे एसी जॉइंट्स के, जिसमें एक टेस्ट ये भी था फोर्सफुल आर्म एडक्शन टेस्ट या एप्ली जो है वो स्कार्फ टेस्ट, जिसमें आप जो है शोल्डर को जो है हॉरिजॉन्टल एडक्शन में लेके जा रहे थे, ठीक है। एप्ली स्कार्फ मैंने कहा था कि इस तरह से करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि अपनी बॉडी आगे की तरफ से गुजरते हुए अपोजिट स्केपुला को टच करें, ठीक है। ये एप्ली स्कार्फ टेस्ट। अगर इसमें पेशेंट को पेन फील होता है कहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे जॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि क्या है कि एसी जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व है या अफेक्टेड है, ठीक है। तो आपको हॉरिजॉन्टल एडक्शन और एबडक्शन पेनफुल मिलेगी। दूसरी जो है वो आपको हाइपर या हाइपोमोबिलिटी मिलेगी, डिपेंड करता है उसके कॉज पे। आर्थराइटिस होगा तो हाइपोमोबिलिटी, ट्रॉमा डिसलोकेशन या सबलक्सेशन होगी तो हाइपर मोबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और दूसरा जो है ओवरहेड एक्टिविटीज में पेशेंट को पेन होगा। ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे अगर आपका स्टेनोक्लेविकुलर या जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो किसी वजह से अफेक्टेड है, ठीक है। रीजंस आपको पता चल गए, कॉजेस क्या हो सकते हैं, मेन सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट आपको सिखा दिए थे, असेसमेंट के लिए आप वो टेस्ट करवाओगे, ठीक है। अगर आपकी असेसमेंट पूरी हो गई और आपने ये डायग्नोस कर लिया कि इसका एसी या स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट इन्वॉल्व है, तो उसमें आप मैनेजमेंट क्या करोगे? इसमें सबसे पहले आपका गोल होता है कि जॉइंट पे जो लोड पड़ रहा है या जो वेट पड़ रहा है हमें उसको कम करना है, ठीक है। जॉइंट पे जो लोड पड़ रहा है या वेट पड़ रहा है उसके लिए आप क्या करोगे? स्लिंग यूज करोगे, आर्म सपोर्ट, ठीक है। शोल्डर सपोर्ट यूज करोगे।
वो पेशेंट को हर वक्त पहना के रखना होता है, तभी उतारोगे जब आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस करवानी होती है, ठीक है। एक तो आप ये रेस्ट दोगे, दूसरा जो है क्रॉस फाइबर मसाज करवा सकते हो, ठीक है। जो भी आपके मसल्स आ रही हैं यहाँ पे, वहां पे आप उसकी जो है क्रॉस फाइबर मसाज करवा सकते हो। दूसरा, आप उसकी मोबिलिटी मेंटेन रखते हैं। अगर आप उन जॉइंट्स की मोबिलिटी नहीं करवा सकते फिलहाल, बिल्कुल वो सब लग सकते हैं या डिसलोकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप उन जॉइंट्स की मोबिलिटी नहीं करवा रहे तो आपको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट, इन जॉइंट्स की मोबिलिटी को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। स्टेपलर की जो सारी मूवमेंट्स होती हैं वो करवाते रहनी पड़ती है, जो भी आपकी एलिवेशन, डिप्रेशन, जो भी सारी आपकी स्टेपलर की मूवमेंट आ रही है, या शोल्डर जॉइंट के जो भी सारी मसल्स हैं उनकी मोबिलिटी को मेंटेन रखना होता है। मतलब शोल्डर कॉम्प्लेक्स के जो 5 जॉइंट्स हैं ना, तो ये वाले अगर डिस्टर्ब हैं, नहीं करवा सकते फिलहाल, बिल्कुल ही रेस्ट देना है, तो आपको दूसरे जो है जॉइंट्स, उनकी मोबिलिटी को मेंटेन रखना है। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आप करवाते हो सारे जॉइंट्स की, ग्लेनोह्यूमरल की, स्केपुलोथोरेसिक की, ठीक है, नियर बाय जॉइंट्स की, तो इन सब की स्ट्रेंथनिंग आप जो है वो करवाते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, वो आपकी ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की जो है वो सर्जरी के बाद जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। आज जो हमने सारी जिस पे बात की वो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे बात की है, कि पेशेंट की जो है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी की जो है वो अगर पेशेंट की सर्जरी होती है तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट किस तरह से की जाए, तो उस पर हम बात करेंगे।